कैबिनेट की आर्थिक समिति ने दी पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी। पहले चरण में मोची, दर्जी, सुनार सहित पारंपरिक 18 कारीगरों, शिल्पकारों को किया गया है शामिल। अधिकतम 5% की दर पर पहली किस्त में 1 लाख रुपए तक का ऋण। रेलवे के 7 नए प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट की आर्थिक समिति की मंजूरी। 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अतिव्यस्त खंडों पर होगा ढांचागत विकास। 9 राज्यों के 35 जिलों में फैली रोजगार सृजन भी। पीएम ई बस सेवा को भी मिली मंजूरी। 10,000 ई बसों के साथ देश के 169 शहरों में सिटी बस संचालन का विस्तार। ग्रीन मोबिलिटी इंफ्रा विकास के लिए राज्यों को मदद। 4,903 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया को विस्तार। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित समिति के सदस्यों ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन से बीते 3 दिन में 71 लोगों ने गंवाई जान। शिमला के समर हिल स्थित शिव मंदिर के मलबे से एक और शव बरामद। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 13। कांगड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वे। और फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप के फाइनल में पहली बार पहुंची इंग्लैंड। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया। फाइनल में स्पेन के साथ होगा मुकाबला। रविवार को सिडनी में खेला जाएगा फाइनल मैच। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। परंपरागत तरीके से सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हुनर का काम करने वालों की मोदी सरकार ने चिंता की है। ऐसे छोटे छोटे कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम मोदी ने कल ही विश्वकर्मा योजना की बात कही थी और आज मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 30 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा, जिसके तहत न सिर्फ लोगों का कौशल विकास होगा बल्कि उत्पादों को मार्केट की उपलब्धता से आर्थिक तरक्की भी मिलेगी। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। मंगलवार को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में योजना को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले का ऐलान किया। 13,000 करोड़ के लेआउट से शुरू हो रही इस योजना में पहले चरण में विश्वकर्मा समाज के लोगों को 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। योजना के तहत दूसरे चरण में 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसमें अधिकतम ब्याज 5% रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में छोटा कारोबारी पारंपरिक तरीके से जो काम करता आया, उसको नए टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट, नए स्किल्स और मार्केटिंग सपोर्ट में क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो, ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस, इन सब प्रोग्राम्स के साथ इनको जोड़ा जाएगा। सरकार के मुताबिक इस योजना से पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्ति, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को लाभ होगा। इसके तहत बुनकरों, सुनारों, लोहारों, लॉन्ड्री वर्कर, नाई और ऐसे परिवारों को विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, सुथार लकड़ी का काम, चर्मकार चमड़े का काम, राजमिस्त्री घर बनाने का काम, बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने,
माला, फूल सजाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। योजना के तहत जिन लोगों को फायदा पहुंचेगा, उन लोगों ने इस पर खुशी जताई है। एक बहुत ही अच्छी योजना है और ये गांव में बहुत बड़ा आर्थिक संबल प्रदान करेगा और उनको खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए एक आर्थिक मदद प्रदान करेगा। आज तक संभवतः यह पहली सरकार है जिसने विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ सोचा है और कुछ स्पेशल योजना लेकर के आई है। इसमें जो कुम्हार तबके के लोग हैं, जो शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, मतलब जो छोटे जितने भी कामगार हैं जिन्हें पूंजी का अभाव है और उन्हें अगर पूंजी मुहैया कराया जाएगा तो स्वतः आत्मनिर्भर होंगे। इस योजना का लाभ लेकर के इनके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा और सकारात्मक बदलाव आएगा। जब उनको कोई मदद करने वाला नहीं है और सरकार कोई ऐसी योजना ला रही है जो उन लोगों के लिए है, शिल्पी समाज के लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा और समाज में एक विकास के धारा से वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार समाज के पिछड़े तबकों के कल्याण के लिए तमाम कदम उठा रही है। इनमें पीएम स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना जैसी अहम योजनाएं शामिल हैं। विश्वकर्मा योजना भी सरकार के इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार ने जहां आज विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, तो वहीं कई और बड़ी योजनाओं की शुरुआत भी की है। कैबिनेट ने पीएम ई बस योजना से शहरों में ग्रीन मोबिलिटी बढ़ाने का काम किया है, तो इस फैसले से पर्यावरण संरक्षण का काम भी किया है। मोदी सरकार ने रेलवे के साथ नए प्रोजेक्ट से पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बड़ी लकीर खींची है, तो डिजिटल इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी देकर आम आदमी को सशक्त करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि परियोजना पर 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान और भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से जुड़ा हुआ है। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह योजना 3 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 10,000 ई बसों का संचालन किया जाएगा। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसेस मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए 100 बसें और 20 लाख से 40 लाख की आबादी के शहरों के लिए 150 बसों की सहायता दी जाएगी। अब ये बसों का प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन ये पीपीपी मोड पर किया जाएगा और एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंतर्गत किया जाएगा। जो भी पीपीपी मोड पर आएगा उसको प्रति किलोमीटर के आधार पर चलाने के लिए केंद्रीय सहायता मिलेगी और ये सहायता अगले 10 साल तक मिलती रहेगी। रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने रेलवे के 7 नए प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन योजनाओं के जरिए 32,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं 32,500 करोड़ रुपीस के। सातों के सातों प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के 9 राज्यों में 35 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे और टोटल इसकी लेंथ है 2,339 किलोमीटर्स। इन प्रोजेक्ट्स का फायदा यूपी, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को मिलेगा, जिससे करीब 120 मिलियन टन का कार्गो और यात्री सेवा में विस्तार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही इसके लिए सरकार ने 14,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के
एक्सटेंशन को मंजूर किया। 5,25,000 स्किल IT प्रोफेशनल्स को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कराना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स के लिए करीब 2,65,000 लोगों के ट्रेनिंग। आपने उमंग प्लेटफॉर्म देखा होगा जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। इसमें 540 सर्विसेज और ऐड की जाएंगी। 18 सुपर कंप्यूटर्स अभी डिप्लॉयड है, तो इस 18 सुपर कंप्यूटर्स के डिप्लॉयमेंट के बाद में 9 more supercomputers will be added to the National Supercomputing Mission. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन के जरिए 9 नए सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। भाषणी जैसी परियोजनाओं को विस्तार मिलेगा। साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर विशेष तौर पर चर्चा हुई। अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष रो खन्ना और प्रतिनिधि माइकल वॉल्स समेत एक अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करके खुशी हुई। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने में अमेरिकी कांग्रेस का मजबूत समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। कारण कांग्रेस की बैठक में राजधानी की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान है। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की एक अहम बैठक हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कहा गया है। इस खबर के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन नहीं करती तो विपक्षी गठबंधन में जाने का कोई मतलब नहीं है, ये समय की बर्बादी है। हालांकि विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने कहा कि बैठक में चुनाव या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। हिमाचल प्रदेश इन दिनों बारिश और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है। शिमला और मंडी समेत कई इलाकों में बुरा हाल है। जहां भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो गई है तो कई लोगों को निकालने का काम जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और ये अलर्ट हिमाचल को काफी भारी पड़ रहा है। हिमाचल की राजधानी में भूस्खलन का एक और नया खतरा खड़ा हो गया है। शिमला में हिमलैंड क्षेत्र में आशंका के चलते एक बहुमंजिला इमारत को खाली करवा लिया गया है। दूसरी ओर समर हिल क्षेत्र के भूस्खलन प्रभावित शिव मंदिर के मलबे को हटाने का काम तीसरे दिन भी जारी रहा। अब तक कुल 13 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। घटना में एक ही परिवार के 3 पीढ़ी के 5 सदस्यों ने जान गंवा दी है। सोमवार को बारिश के बाद हुए भूस्खलन में शिव मंदिर मलबे में तब्दील हो गया था। आशंका जताई जा रही है कि दुर्घटना के वक्त मंदिर में 20 लोग मौजूद थे। जो लोकल लोगों से कुछ कंफर्म हुआ है उसके हिसाब से 21 के आसपास ये बताया जा रहा है कि 21 के आसपास यहाँ पे बॉडीज़ हो सकती हैं, जिसमें से जो 12 बॉडीज़ हैं वो हमने पिछले जो 2 दिनों में रिकवर की है। तो अभी हमारा ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने कृष्णा नगर वार्ड क्षेत्र का दौरा किया। कृष्णा नगर में स्लॉटर हाउस के पास पहाड़ खिसकने से 4 से 5 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। मंगलवार शाम ये हादसा सामने आया था। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में से एक है कृष्णा नगर। भूस्खलन के बाद आसपास के जिन घरों में दरारें आई हैं वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।
फिलहाल 250 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। एक राज्य के प्रमुख होने के नाते मैं भी हूँ, मुख्यमंत्री भी कहीं और गए हैं, मंत्री हमारे साथ ही हैं, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं और जितना जल्दी होगा उसको हम रिलीफ कर करके उसको पूरा करें। हिमाचल प्रदेश में रविवार को शिमला सहित कई जगहों पर बारिश हुई, जिससे सोमवार को राजधानी शिमला में समर हिल इलाके में शिव मंदिर, उसके बाद मंगलवार को शाम कृष्णानगर में 4 से 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित कांगड़ा जिले का हवाई सर्वे किया। जिले के इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कांगड़ा में ताज़ा हालात बने हैं। कांगड़ा में पौंग डैम से जो पानी छोड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। हमारा जुलाई में 7, 8, 9 तारीख को जो बारिश हुई थी उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हमारा ये 13, 14 और 15 को हुआ है। इसमें 71 जो डेथ है वो अभी तक हमारे पास रिपोर्टेड है और ओवरऑल जो है अभी तक हमारा 7,500 करोड़ रुपए का जो नुकसान का जो आंकलन हमारे पास आ चुका है। कांगड़ा में सेना, एनडीआरएफ सहित एसडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं एयरफोर्स के 2 MI हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने अनुमान जताया कि राज्य को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं राज्य के कुल 12 जिलों में से 11 जिलों में कई सड़कें प्रभावित हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा कई संपर्क मार्ग पर यातायात सुचारू करने का कार्य जारी है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने राज्य के ताज़ा हालात के मद्देनजर प्रस्तावित स्पॉट काउंसलिंग शेड्यूल को फिलहाल रद्द कर दिया है। शिमला से संजय प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत लगातार हो रही बैठकों में अहम मुद्दों पर चर्चाओं के दौर में तेजी आ गई है। इसी कड़ी में आज बेंगलुरु में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। इसके अलावा दिल्ली में आज से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। आइए जानते हैं आज पूरे दिन क्या रहा खास G20 से जुड़ी इन बैठकों और आयोजनों में। बेंगलुरु में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने बैठक की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि G20 अध्यक्षता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे की जरूरत पर खास जोर देता आया है। G20 अध्यक्षता के तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग की प्राथमिकता पर तेजी से काम किया जा रहा है। In our deliverables under DEWG this year, our conversations on digital skilling took a leap forward, conceptualizing a roadmap for cross-border recognition of digital skills. For the first time, we initiated the discourse on one of our flagship deliverables, that is digital public infrastructure. वहीं गुजरात के गांधीनगर में G20 हेल्थ मिनिस्टर की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। 17 से 19 अगस्त तक चलने वाली बैठक के एजेंडे के बारे में प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग देश की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसको G20 अध्यक्षता के तहत भी आगे बढ़ाया जा रहा है। हम सबको मालूम है कोविड के समय में जब हम सब लोग अपने अपने घरों में हेल्थ के इन्फेक्शन रिलेटेड चैलेंज की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तब भी हेल्थ की समस्या थी। उसको हम कैसे मैनेज करें, तब ई संजीवनी, टेलीमेडिसिन और नहीं तो हमने अपने आस के पड़ोस के डॉक्टर से फोन पे ही कुछ गाइडेंस लेके भी अपने हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को देखा। यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कैसे टेक्नोलॉजी को हम हेल्थ में इस्तेमाल करके अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इफिशिएंट बनाए, कैसे इनोवेशन को अपने हेल्थ सिस्टम में लेके इंटीग्रेट करके हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करें। वहीं इस बार पहली बार WHO और आयुष मंत्रालय मिलकर पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने जा रहे हैं, जो अपने आप में पहले तरह का आयोजन होगा। This is the biggest ever event on traditional medicine across the globe. बहुत बड़ी है और ये G20 के को-ब्रांडेड इवेंट के रूप में भारत सरकार इसको सहयोग कर रहे हैं, एक साथ हो रही है। इसकी विशेष बात क्या है कि ये विश्व भर से लगभग 90 से ज़्यादा देशों से इसमें प्रतिनिधि आए हैं। 12 देशों से इसके हाई लेवल डेलीगेशंस हैं, हेडेड बाय देयर हेल्थ मिनिस्टर्स।
गांधीनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आयोजित होने वाले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन से पहले WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने गांधीनगर के आदराज मोटी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और परिसर में एक तुलसी का पौधा भी लगाया। डॉक्टर टेड्रोस ने भारत के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण की तारीफ करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय निवेश को दुनिया भर के देशों के लिए एक नजीर बताया। The investment in primary healthcare in Ayushman Bharat by the government of India is the right investment, and that's what we're asking all countries to really focus. COVID is behind us, and India did its best. वहीं दिल्ली में आज से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। समारोह की शुरुआत सत्यजीत रे की मशहूर फिल्म पाथेर पंचाली से हुई। बेंगलुरु से आयशा खानम, गांधीनगर से नितेंद्र सिंह और दिल्ली से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और आइए बात करते हैं चंद्रयान मिशन की। आज का दिन हम सबके लिए बेहद अहम साबित हुआ है। आज हम चंद्रमा के और नज़दीक पहुंच गए हैं। जी हां, चंद्रयान 3 अब चंद्रमा से कुछ किलोमीटर ऊपर है। आज सुबह करीब 8:30 बजे इसरो ने चंद्रयान की कक्षा कम करने की प्रक्रिया को पूरा किया। इसके लिए कम समय के लिए सफलतापूर्वक फायरिंग की गई, जिससे चंद्रयान 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। इसके साथ ही चंद्रमा की कक्षा कम करने की प्रक्रिया पूरी हुई। दूरी कम करने की इस प्रक्रिया को ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन कहते हैं। इसरो और चंद्रयान के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग किया जाएगा। इसके बाद दोनों मॉड्यूल अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की इस उड़ान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद यही है कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो की इस सफल प्रक्रिया पर खुशी जताई। चंद्रयान की यात्रा को सारा विश्व इस वक्त बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है और ये सुखद समाचार ये है कि जो उसका फाइनल लूनर मनूवर था आज वो मुकम्मल हो गया। अबाउट 143 बाई 153 और बाई 163 किलोमीटर ऑर्बिट चंद्रमा के इर्द गिर्द चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। अब अगला उसका माइलस्टोन या महत्वपूर्ण जो उसका पड़ाव रहेगा वो रहेगा कि जो लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से बाहर निकलेगा और हमारी अपेक्षा है कि ये 17 अगस्त के लगभग होना चाहिए ऐसा। उसके उपरांत साउथ पोल के नज़दीक जाकर के वो एग्जैक्ट उस स्थान की शनाख्त करेगा। मणिपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस ने मिलकर कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने पिछले एक दिन में विष्णुपुर और इम्फाल पश्चिम जिलों से 8 हथियार, 112 गोला बारूद और 6 विस्फोटक सामग्री बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान के दौरान 6 बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन सिफारिश की प्रक्रिया 1 मई 2023 को शुरू हो चुकी है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम जनता से पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें भेजने की अपील की है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। इनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की जाती है। और आइए खेल जगत की कुछ अहम खबरों के लिए एक नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 में भारत की कंपाउंड पुरुष टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत के ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश जावकर की तिकड़ी ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराने में सफलता पाई। अब भारतीय कंपाउंड टीम फाइनल मैच में विश्व के नंबर 1 अमेरिका से भिड़ेगी।
भारत की महिला टीम ने भी तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 के फाइनल में जगह बना ली है। भारत की ज्योति वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर की तिकड़ी ने सेमीफाइनल में ब्रिटेन को 234-233 अंक से हराया। अब शनिवार को होने वाले फाइनल में भारतीय महिला टीम मैक्सिको के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारतीय दल ने 2 पदक अपने नाम कर लिए। दिन का पहला पदक भारत के टॉप एथलीट सागर जगलान के नाम रहा। उन्होंने फ्री स्टाइल स्पर्धा के 79 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया। वहीं दीपक चहल ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। फीफा महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने के बाद स्पेन की टीम खिताबी मैच के लिए सिडनी पहुंच गई है। मंगलवार को खेले गए विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने हाई रैंकिंग टीम स्वीडन को 2-1 से हराकर सबको चौंका दिया। पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची स्पेन की कोशिश अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए खिताब अपने नाम करने की होगी। इंग्लैंड ने महिला फीफा विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 के अंतर से हरा दिया। विश्व कप के खिताबी मैच में रविवार को इंग्लैंड का सामना पहली बार फाइनल में पहुंची स्पेन से होगा। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट में संन्यास के बाद वापसी की है। स्टोक्स ने पिछले साल वनडे फॉर्मेट में संन्यास लिया था, लेकिन अब वे वापसी के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड ने स्टोक्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी। माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर आपको हम अभी तक की सुर्खियां एक बार फिर दिखाने जा रहे हैं। कैबिनेट की आर्थिक समिति ने दी पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी। पहले चरण में मोची, दर्जी, सुनार सहित पारंपरिक 18 कारीगरों, शिल्पकारों को किया गया है शामिल। अधिकतम 5% की दर पर पहली किस्त में 1 लाख रुपये तक का ऋण। रेलवे के 7 नए प्रोजेक्ट्स को भी कैबिनेट की आर्थिक समिति की मंजूरी। 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अतिव्यस्त खंडों पर होगा ढांचागत विकास। 9 राज्यों के 35 जिलों में फैली है योजना। रोजगार सृजन भी होगा। पीएम ई बस सेवा को मिली मंजूरी। 10,000 ई बसों के साथ देश के 169 शहरों में सिटी बस संचालन का विस्तार। ग्रीन मोबिलिटी इंफ्रा विकास के लिए राज्यों को मदद। 4,903 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया को भी विस्तार। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित समिति के सदस्यों ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन से बीते 3 दिन में 71 लोगों ने गंवाई जान। शिमला के समर हिल स्थित शिव मंदिर के मलबे से एक और शव बरामद। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 13। कांगड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। और फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप के फाइनल में पहली बार पहुंची इंग्लैंड। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया। फाइनल में स्पेन के साथ होगा मुकाबला। रविवार को सिडनी में खेला जाएगा फाइनल मैच। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।